आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 4 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और देखिए जैक बोर्ड का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं ना तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और देखिए आप लोग बोलने से विश्वास नहीं करिएगा, और अभी ना रात का बज रहा है आपका 1, यानी 1 बज रहा है अभी, और मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखिए जिस दिन से आप लोगों का मॉडल सेट आया है ना, उस दिन से अच्छे तरीके से सोया नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर किस प्रकार से बैक टू बैक किस प्रकार से मॉडल सेट अपलोडेड हो ही रहे हैं, और वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना तो मैं जरूर से जरूर करूंगा। तो आप लोग भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत करिए थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें आप लोग को पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेट 4 है, इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहा जाता है। देखिए किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे निरंकुशवाद। क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद। और ऐसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकुश का बात हो रही है, यानी कुश है। देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें आपका कुश है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं मताधिकार। क्या बोलते हैं? मताधिकार। मत माने मतदान और अधिकार यहाँ पर एक्चुअल में अधिकार है। तो मत मतलब क्या, जो मतलब मतदान देने का जो अधिकार होता है, वोट देने का जो अधिकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मताधिकार। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ। तो जो बास्तिल का जो किला था उसका पतन हुआ है 1789 ईस्वी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि मैटरनिक ने किया था। कौन क्या था? मैटरनिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लिब्रे क्या था। फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था या फिर फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी फ्रांसीसी मुद्रा। फ्रांसीसी मुद्रा का नाम क्या है? लिब्रे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ये जो गांधी और ये जो महात्मा गांधी है और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं गांधी इरविन समझौता। और ये कब हुआ था याद रखिएगा आप लोग, 5 मार्च 1931 को। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 5 मार्च 1931। क्लियर है। 6 का सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ख हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। मतलब महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए कि गीतांजलि किसकी रचना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि गीतांजलि किन्होंने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। क्लियर है, समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि देखिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि भगत सिंह ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो देखिए भारत का जो संविधान है ना, ये कब आपका बना था? तो बना था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए लागू का अगर बात होता, लागू का अगर बात होता तो आंसर होता आपका 26 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पर बोला कि कब बनकर तैयार हुआ है, तो इस केस में आपका आंसर हो जा रहा है 26 नवंबर 1949। तो 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैव, अजैव, राष्ट्रीय और सामुदायिक। ठीक है, तो देखिए गाय है, गाय में तो जीवन पाया जाता है जो कि सजीव होते हैं, और सजीव को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जैव माने जीवन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। अब जिस भूमि पर खेती होगा बाबू, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कृषि योग्य भूमि कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही होने वाला है। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पर
कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और पूर्वी तट का जो नदी डेल्टा होता है ना, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर और खादर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कि संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई, केरल, झारखंड, ओडिशा या फिर बिहार। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे, कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। बात समझ में आ रहा है। देखिए वन विभाग के अनुसार अगर बात करें तो जितना भी हमारा वन है, टोटल जो वन है उसका 1/3 हिस्सा किसका है, अब वर्गीकृत वन का, रक्षित वन का, आरक्षित वन का या फिर अन्य वन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि रक्षित वन का। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं, तो 25%, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25%, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो भारत का 5% जो धनी लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, गरीब का 25% संसाधन खुद यूज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। ऑप्शन है कि वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, भूमिगत जलस्तर में कमी हो जाने से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको मॉडल सेट 5 में आगे मिलेगा, जब आप मॉडल सेट 5 पढ़ेंगे ना, तो मॉडल सेट 5 में भी यही क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 17 क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन 18 क्या है कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया, फसल प्रतिरूप, वन प्रतिरूप, मछली पालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि फसल प्रतिरूप। देखिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जो सिंचाई का जो मतलब प्रोसेस है ये दिन प्रतिदिन डेवलप होते जा रहा है, विकसित होते जा रहा है, बहुत प्रकार का मतलब नया नया टेक्नोलॉजी निकल रहा है। तो बस यही सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। तो औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, जल की मात्रा में वृद्धि होना, इनमें से कोई नहीं। तो जल की मात्रा में वृद्धि होने से कभी भी तो जल दुर्लभता थोड़े ना होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ मात्रा तक यानी कि कुछ हद तक ये ऑप्शन भी आपका सही है और ये ऑप्शन भी आपका सही है। आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग अत्यधिक अगर जल का यूज करेंगे तो जल की कमी तो होना ही है, ये निश्चित बात है। और एक्चुअल में इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। क्यों है, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया जा रहा है आजकल की जो हमारा जल है, पहला बात तो देखिए जल का वितरण आसान है, ये तो अलग बात है। लेकिन जो भी जल है ना, जो भी कूड़ा कचरा जो भी होता है फैक्ट्री से, जो भी चीज़ निकलता है, जो भी रसायन होता है, हर एक चीज़ को पानी में बहा दिया जाता है, जल में बहा दिया जाता है, जिससे मतलब जल रहते हुए भी हम लोग जल का यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर क ख दोनों मतलब ये जो ख है ना, ये भी कुछ मात्रा में आपका सही हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर 19 का क मारिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए कि नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। अगर आप नदी पे बांध बनाएंगे, डैम बनाएंगे तो क्या नहीं होगा। तो जलाशय की तली में तलछट का जमा हो जाता है, ये तो बिल्कुल बात सही है, ये तो होता है। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, ये भी बात सही है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सूर्य ग्रहण होता है, देखिए अब यहाँ पर बांध अगर आप डैम बनाते हैं तो इसका आप बताइए, इसका अब क्या मतलब यहाँ पर सूर्य ग्रहण से इसका क्या कनेक्शन है, किसी भी प्रकार कोई कनेक्शन नहीं है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए अगर एक्चुअल में कहा जाए, जो वर्ल्ड बैंक होते हैं यानी कि विश्व बैंक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो देश होता है हमारा, देश जो विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो देखने का जो मापदंड होता है क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है या फिर लोगों की शिक्षा का स्तर होता है या फिर लोगों का स्वास्थ्य स्तर होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हर एक चीज होना चाहिए, मतलब प्रति व्यक्ति आय भी ठीक ठाक होना चाहिए, लोगों का जो शिक्षा का जो स्तर है, मतलब हर एक लोग क्या होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, लोगों का जो स्वास्थ्य का जो स्तर है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वे समृद्धि देश है, बात सही है, वे विकसित देश है, ठीक है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो ये निम्न आय वाले देश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क भी होगा, ख भी होगा, मतलब यहाँ पर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय माने क्या होता है कि जो टोटल इनकम होगा यानी जो कुल आय होगा, ठीक है, कुल आय बटा क्या, कुल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, इसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय और इसी को हम लोग बोलते हैं औसत आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आय भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो होगा ना, यहाँ पर एवरेज इनकम ही तो निकाला जा रहा है ना, यानी औसत आय ही तो निकाला जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका यहाँ पर कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है। आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास या फिर जीवन की गुणवत्ता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि धारणीय विकास। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र का बात हो रहा है, तो देखिए सेवा क्षेत्र में हमारे क्या होता है, परिवहन होता है, संचार होता है, बैंकिंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। देखिए जीडीपी को हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए कि नरेगा, जिसको हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो 2005 में लागू हुआ था, के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है, तो 100 दिन है। मतलब 100 दिन तक आपको यहाँ पर काम मिलता है। अगर काम सरकार नहीं दे पाता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। तो आपको ये देखिए यहाँ पर छुट्टी भी मिलेगा और आपको वेतन भी मिलेगा। तो कब होता है, तो जब आप सरकारी नौकरी करेंगे, तो यानी संगठित क्षेत्र में ये चीज होता है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या होते हैं, सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं या फिर उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है, या फिर अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते या फिर कार्य करना नहीं चाहते। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यानी कि 30 क्या है कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर ग यानी कि तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी की निम्न में से किस रूप से है। सत्ता का क्षेत्रीय वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण, सत्ता का दबाव समूहों के एवं आंदोलनों की गतिविधियों के मध्य वितरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि सत्ता का क्षेत्रीय वितरण। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 32 देखिए क्या है कि 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है। तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है। जिला परिषद का या फिर ग्राम सभा का या फिर नगर पालिका का या फिर पंचायत समिति का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि पंचायत समिति का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो देखिए यहाँ पर हर एक कोई शामिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। तो नगर निगम का जो प्रधान होता है उसे हम लोग कहते हैं मेयर। क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि बोल्बिया की सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था। तो किसे बेच दिया था, तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। 37 क्या है कि निम्न में से कौन असत्य है। कौन असत्य है आपको ये चीज बताना है। ठीक है, क्या है कि दबाव समूह आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर ख क्या है कि आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। ठीक है, आंदोलन जो है कभी भी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं, ये भी सही है। व्यवसायिक समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। और अगला जो है क्या है, अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला जो है ये आपका असत्य है। ये आपका क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 38 क्या है कि भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा 1990 यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए मात्र 2 क्वेश्चन है और फिर मुझे सोना भी है, बहुत थकान लग रहा है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन 39 क्या है कि भारत में अवशिष्ट यानी कि बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार,
राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या फिर केंद्र एवं राज्य सरकार। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए जो अवशिष्ट शक्तियां है ना ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कि भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा, जो तीसरा स्तर का जो सरकार होता है क्या होता है, स्थानीय सरकार होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। चलिए आप भी सोने जाइए और अभी मैं जो सोने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत रात हो चुका है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।